मालवा निमाड़ सहित इंदौर में इन दिनों तापक्रम लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते गर्मी की तपन तेज हो चली है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एल. खपड़िया के अनुसार वर्तमान में अधिकतम तापमान 39 से 40 सेंटीग्रेड तो वहीं न्यूनतम तापक्रम 24 से 25 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं आने वाले एक सप्ताह के भीतर तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसके साथ ही इंदौर सहित मालवांचल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकतम तापमान होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारी की माने तो निमाड़ में होने वाली गर्मी की तुलना में इस बार मालवा में भी जमकर गर्मी पड़ेगी। आम दिनों में मालवा में हवाओं की गति परिवर्तन होने के कारण शाम होते ही ठंडक महसूस होती थी, किंतु आने वाले दिनों में हवा की दिशा में कम परिवर्तन होने की संभावना के चलते देर शाम तक गर्मी महसूस होगी, जिसके कारण इस बार 15 जून को आमतौर पर आने वाला मानसून भी जल्दी प्रवेश कर सकता है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 39 और 40 के बीच बना हुआ, जो न्यूनतम तापक्रम है वो 24 और 25 डिग्री के आसपास बना हुआ। यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर अब ये जो न्यूनतम तापक्रम है इसमें एक बार फिर से हमको बढ़ोतरी दिखाई देने को मिलेगी, और ये जो अधिकतम तापक्रम है ये हो सकता है बढ़कर 43 के ऊपर जाने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 23 और 24 डिग्री के आसपास बना रहेगा, और दिन में हमको 1-2 घंटे बादल युक्त मौसम दिखाई देगा। बीच में हम ये देखते हैं कि कभी कहीं कहीं पे हल्के बादल दिन में दिखाई देंगे और कहीं कहीं पे हमको बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इस बार अगर हम मालवा और निमाड़ की तुलना करें तो इस बार हो सकता है मालवा के इंदौर और शाजापुर रतलाम के इधर की अगर बात करें तो इस बार हो सकता है 43 डिग्री का जो पारा है वो बढ़कर ऊपर पहुंच सकता है, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 25 और 26 से ऊपर रहने की संभावना, और हो सकता है इस बार जो गर्मी के दिन है वो बढ़े हुए दिखाई देंगे, और जो घंटे हैं जो पहले हमको 3-4 घंटे दिखाई देते हैं वो अब 4-5 घंटे लगातार दिन में गर्मी देखने को मिल सकती है। नहीं, इस बार अगर मानसून की बात करें तो मानसून एक सप्ताह पहले आने की संभावना भारतीय मौसम विज्ञान ने कर दी है, और हो सकता है इस बार हमारे यहाँ 20 और 25 जून के आसपास बोनी भी हो सकती है, और 20-25 जून के आसपास मानसून जो निर्धारित समय है उसके 1-2 दिन पहले दस्तक दे सकता है, या हो सकता है 1-2 दिन के बाद दस्तक देगा, पर इस बार हो सकता है समय पे पानी आ जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में जन कल्याण हेतु सोमिक सुवृष्टि अग्निष्टोम सोम यज्ञ अनुष्ठान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस वर्ष जन कल्याण की उदात्त भावना से दिनांक 5 से 10 मई तक श्री महाकालेश्वर मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में महारुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 6 दिवसीय महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान किया जा रहा है। 6 मई 2024 को प्रातः 8 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजन के बाद नंदी मंडपम में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने महारुद्राभिषेक का संकल्प कर पूजन की। पूजन पुजारी पंडित विकास शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। इसके पश्चात 22 ब्राह्मणों ने महारुद्राभिषेक पाठ का प्रारंभ किया। निगम आयुक्त द्वारा बनाई गई समिति की जांच रिपोर्ट में घोटाले में 3 अन्य लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है। ये बात भी सामने आई है कि आरोपित फर्जी बिल मार्च में ही पेश करते थे, ताकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने की हड़बड़ी में वे आसानी से फर्जीवाड़े को अंजाम दे सके और इस पर किसी की नजर भी न पड़े। समिति ने जांच में यह भी पाया कि फर्जीवाड़े को अंजाम देने में अब तक ठेकेदार फर्मों और निगम कर्मियों के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर की भूमिका सामने आई है। इसके अलावा ऑडिट शाखा के सहायक ऑडिटर विक्रम वर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर जगदीश चौकसे और लेखा शाखा के मुरलीधर की भूमिका भी रही है। अब निगम इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। जो जांच समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और हम जांच पे अब उसका अध्ययन करके आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो कुछ जवाबदेही कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों पे भी तय की गई है, जिनके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई नहीं, अभी कोई नए नाम भी आए हैं, तो हम लोग उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में चल रहे सोम यज्ञ के दौरान 25 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं का पूजन कर उन्हें चांदी की पायल भेंट की गई। कन्या पूजन में पूज्य स्वामी नरसिंह विजेंद्र सरस्वती जी, महंत सुरेश्वरानंद जी शाजापुर से, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, अक्षय कृषि परिवार से गजानन डांगे, विभाष उपाध्याय, प्रशांत त्रिपाठी, निज सहायक प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर वीरेंद्र शर्मा, लेखापाल आदि द्वारा संपन्न किया गया।
इंदौर शहर की सफाई व्यवस्था बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। देश भर के सबसे साफ शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था से नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं, जबकि लोगों में भी जागरूकता की कमी आई है। पिछली बार इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला था। इसके बाद सूरत ने 3R सिस्टम को और मजबूत किया है। कचरे से खाद व ऊर्जा उत्पादन में भी सूरत बेहतर काम कर रहा है, जबकि हमारे इंदौर में प्लांट से पर्याप्त CNG गैस भी नहीं बन पा रही है। 2 साल पहले शहर के नालों को साफ करने में काफी प्रयास हुए। इसका फायदा 2 साल तक नंबर 1 बनाने को मिला, लेकिन नाले फिर गंदा पानी उगल रहे हैं। उनमें कचरा भी लोग फेंक देते हैं। ड्रेनेज लाइट घोटाला भी फिलहाल चर्चा में है। मौके पर काम नहीं हुए और बिल मंजूर हो गए। इसके चलते इंदौर का नाला टेपिंग प्रोजेक्ट फेल हो गया। इस साल वाटर प्लस में 7 स्टार रेटिंग भी आसान नहीं है, जबकि इसके नंबर भी रैंकिंग में मायने रखते हैं। नगर निगम का ज्यादातर स्टाफ निर्वाचन कार्य में जुटा है। मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। इस कारण शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी नहीं हो पा रही है। जागरूकता के लिए शहर में मैं हूं झोलाधारी, नो थू थू अभियान और कचरे से खाद बनाने के अभियान चलाए जाते थे, लेकिन इस साल स्वच्छता को लेकर अभियान नजर नहीं आ रहे हैं। इंदौर की अच्छी सफाई की एक वजह सख्ती भी रहती थी। नगर निगम का अमला स्पॉट फाइन लगाता था। सड़क पर थूकने वालों के भी इंदौर में चालान बने, लेकिन अब लोग फिर बैकलेन में कचरा फेंकने लगे हैं। बैकलेन भी नियमित तौर पर साफ नहीं हो रही है। इंदौर में नए निगम आयुक्त के रूप में शिवम वर्मा आए हैं। ज्यादातर अपर आयुक्त भी नए हैं। उन्हें सफाई की ABCD नए सिरे से समझना पड़ रही है। विधानसभा चुनाव के समय कई अनुभवी अधिकारियों के तबादले हो गए। इस स्थिति से निपटने के लिए निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था पर जोर दिया है। देखिए, रात्रिकालीन व्यवस्था इंदौर में चूँकि हर जोन लेवल पे और एक IWM टीम के माध्यम से होती है। हमने इसकी समीक्षा भी की और हम लोग आने वाले समय में इसको भी मॉनिटर करेंगे ताकि हमारी रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था बेहतर रहे। और अगर रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है तो मॉर्निंग शिफ्ट पे भी लोड कम रहता है। तो हम लोग इन्हीं सब पॉइंट्स पे काम करते हुए अब उसकी रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, फील्ड पे उतरेंगे, देखेंगे और उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूर्व में समय समय पर उत्तम जल वृष्टि के लिए पर्जन्य अनुष्ठान के आयोजन किए गए हैं। इसी तारतम्य में जन कल्याण हेतु सोमिक सुवृष्टि अग्निष्ठोम सोम यज्ञ का आयोजन श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 4 मई से 9 मई 2024 तक क्रोधिनाम संवत्सर चैत्र कृष्ण एकादशी से वैशाख शुद्ध द्वितीया तक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। यज्ञ के तृतीय दिवस सोमयाग के विघ्नकारी असुरों की पराभाव कामना से यजमान द्वारा उपसद नामक यज्ञ किया गया। इसमें प्रातः और सायं समय सोम और विष्णु देवता के नाम पर घी की आहुतियों से होम किया गया। बाद में प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे के मध्य दिव्य प्रवर्ग विधि को संपन्न कराया गया। सोम यज्ञ के तृतीय दिवस भी प्रवर्ग विधि 2 बार संपन्न की गई। शाम 5 से 7 बजे के मध्य द्वितीय प्रवर्ग किया गया। प्रस्थापना ये 2 ऋतु, इन दोनों ग्रहों से अलग अलग ऋतुओं के लिए सोमरस की आहुति प्रदान करते हैं। यह है उक्थ स्थाली। ये उक्थ स्थाली जो है इसे इंद्र और विष्णु ये 2 देवताओं के लिए इस थाली से सोमरस निकालकर अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों की मनमानी एवं अड़ियल रवैये को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्मिता निगम श्रीवास्तव को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 या समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि स्मिता ने अगस्त 2008 में संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 में चयन के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। MP सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हां, न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि 60 दिनों के अंदर यह रकम महिला को अदा की जाए। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के अड़ियल मनमाने दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण अपीलकर्ता को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे फेवर में हुआ है कि मुझे 3 साल अभी सर्विस में है टाइम, तो मुझे 3 साल की सेवाएं देने का मौका दिया है और 10 लाख रुपए नगद दिया है। और सन 2008 से जब से मेरी नौकरी लगी, जब मैंने एग्ज़ाम दी थी 2008 से मेरी सेवाएं
मानी जाएंगी। क्या मामला था ये, कब से मतलब औपचारिक केंद्र चलाते थे आप, कोर्ट में क्यों जाना पड़ा आपको? मैंने सन 1990 में औपचारिक केंद्र शिक्षा केंद्र चलाया था 3 वर्ष तक। उसके बाद मैंने बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक वार्ड्स निकली थी, उसमें सिर्फ औपचारिक केंद्र शिक्षा केंद्र के लोग ही या गुरुजी जिन्होंने चलाया है केंद्र, वो इसके पात्र रहेंगे। वो मैंने परीक्षा क्लियर कर ली और मैंने उस परीक्षा के मैं पात्र रही। और मैं परीक्षा देने के बाद कोर्ट में हम लोग जाना इसलिए हुआ क्योंकि परीक्षा देने में ये नियम नहीं था कि जिन लोगों ने 2000 तक चलाया है, ये नियम था कि जिन लोगों ने सिर्फ चलाया है वो लोग इसके पात्र हैं। पर मुझे 2000 तक हमने चलाया नहीं, तो मुझे उससे वंचित किया गया। और फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट गए, जहाँ पे मेरे वकील प्रसन्न भटनागर सर ने मेरा केस लड़ा। वहाँ से मुझे राहत दे के 1 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया। पर हम लोग इसके लिए इस केस को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसमें हमारा पटने सर ने साथ दिया और आज हम ये केस बिल्कुल जीत गए। महाकाल दर्शन करने आई महिला परिवार से बिछड़ गई। भीड़ में वो बदहवास हालत में भटक रही थी, तभी एक दंपत्ति ने उसे परेशान देख पूछताछ की, लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं पाए। उन्होंने मामले से महाकाल थाना पुलिस को अवगत कराया, लेकिन उसकी भाषा पुलिसकर्मी भी नहीं समझ सके। कुछ देर बाद पता चला कि महिला महाराष्ट्रियन परिवार से है। पुलिस ने मराठी भाषा जानने वाले एएसआई अशोक राव से महिला की बात कराई। तब सामने आया कि वो परिवार से बिछड़ गई है। एएसआई कविता मंडलोई, एएसआई चंद्रभान सिंह ने उसके परिजनों की तलाश शुरू की और कुछ ही देर में महाकाल मंदिर के पास ही परिजनों को तलाश निकाला। उसके बाद महिला को उनके सुपुर्द किया गया। चिंतामण थाना पुलिस ने भी पंचक्रोशी यात्रा में शामिल महिला श्रद्धालु का नलवा पड़ाव पर महादेव मंदिर में गुम हुआ पर्स तलाश कर लौटाने का सराहनीय काम किया है। चिंतामण एसएसओ बल्लू मंडलोई ने बताया कि पर्स गुम होने की शिकायत मिलने के बाद एएसआई धनपाल जावरिया और आरक्षक राजेश केवट ने तलाश शुरू की। पता चला कि पर्स एक व्यक्ति को मिला था, जिसने मंदिर के पुजारी को सौंप दिया था। घबरा रहे थे थोड़ा, नंबर भी नहीं मालूम। फिर मराठी हमारे जो पुलिस में उनसे बात करी, हिंदी भी जानते हैं, नंबर भी 8-10 बार गलत बताया, बड़ी मुश्किल से लगा। ठीक है। मनावर के समीप ग्राम टेमरनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 से 8 मई तक प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्राम टेमरनी में भागवत कथा प्रतिदिन कथावाचक पंडित बृजकिशोर नागर के मुखारविंद से दोपहर 12 से 4 बजे तक ग्रामवासियों को श्रवण कराई जा रही है। आज मंगलवार को भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भजनों के साथ ही महिला पुरुषों ने पुष्प वर्षा से स्वागत कर जन्मोत्सव मनाया। पंडित बृजकिशोर नागर ने भगवान श्री कृष्ण के सप्त अवतार की कथा श्रवण कराई, जहां महिला व पुरुष कथा श्रवण करते ही भाव विभोर हो गए। पंडित बृजकिशोर नागर ने कहा कि विवाद कर लो, झगड़ा कर लो, पर बोलचाल बंद मत करना। उन्होंने कहा, मनुष्य को जीवन में भक्ति व भजनों का सहारा लेते हुए आस्था व श्रद्धा से मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन जाना चाहिए, क्योंकि आज का मनुष्य भक्ति भाव से दूरी बना रहा है, जिससे समाज में कई प्रकार की बुराइयां व कुरीतियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। आज शराब के कारण कई घर बर्बाद हो रहे हैं। शराब व अन्य नशीले पदार्थों से स्वयं व बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की मंशा अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से निःशुल्क अन्न क्षेत्र में पंचकोशी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। पंचकोशी यात्रियों को जानकारी देने हेतु श्री महाकालेश्वर मंदिर में कंट्रोल रूम से सतत सूचना प्रसारित की जा रही है। मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल द्वारा पंचकोशी यात्रियों के भोजन प्रसादी व पेयजल की व्यवस्था का सतत निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी दौरान अन्न क्षेत्र प्रभारी मिलिंद वैद्य, राजेंद्र सिंह सिसोदिया व अन्य कर्मचारियों द्वारा सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है।
मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी लोग करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। से आए माता जी? पंचकोशी यात्रा में आए थे। महाकाल बाबा का भोजन प्रसादी आपको मिला? कैसे व्यवस्था रही महाकाल मंदिर की? कोई समस्या माता जी? जय श्री महाकाल। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत आज यानी मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान हो रहा है। इन सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी मतदान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर पहुंचे, जहां वे खरगोन के बाद धार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित किए। धार में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण के बाद जो थोड़े तारे दिखते थे वो भी अब अस्त होने लगे हैं, क्योंकि पूरे देश ने तय किया है कि एक बार फिर मोदी सरकार। मतदान में राजगढ़ अब भी अव्वल, भिंड के वोटरों में नहीं दिख रहा उत्साह। जानिए किस सीट पर कितनी हुई वोटिंग। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस बाबा साहेब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहेब को न मिले। कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि संविधान बनाने में बाबा साहेब का योगदान तो कम था, संविधान बनाने में नेहरू जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया। इन परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडल करने के लिए झूठा इतिहास लिखा और अब यह संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं। विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटम से तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है। फिर एक बार साथियों, यहां से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ था। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ तहसील के कुरावर टप्पा स्थित ग्राम पंचायत बिरगड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने 27 फरवरी को बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट होने से किसानों का काफी नुकसान बताया था। प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए सर्वे के बाद 7 दिन के अंदर फसल नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया था, मगर प्रशासन द्वारा आज तक फसल मुआवजा राशि किसानों के खातों में नहीं डाली गई है, जिसके चलते ग्रामीण मतदाताओं के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आज सुबह से समाचार लिखे जाने तक मतदान नहीं किया। मतदान के बहिष्कार की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों से बातचीत की गई। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मतदान करने की बात कही। फिर भी ग्रामीणों ने मतदान शुरू नहीं किया और अपनी वाजिब मांगों को लेकर अड़े रहे। मतलब पूरी जनता कगार पे लग रही है, खाने के लिए नाज नहीं, क्या करेंगे? वोट नहीं डालेंगे तो क्या अपना हो जाएगा? क्या करेंगे? खड़ा नहीं हो सर, कोई दिक्कत। फिर जो किसान के साथ मुसीबत है
भोगेगा हम आप लोग आत्महत्या पे तो चल रहा है बेचारा। सर दवा का पैसा फसल में नहीं दिया सर, खाने की बहुत बड़ी समस्या लग रही है सर। ये हमारी वोटिंग बाद में करवा सकते हैं। 2 महीना हो गया है बात है भाई 2 महीने हमने भी अधिकारी लगा लिए, बाद में हमारा भी कोई काम नहीं है। 2 महीने हो गए। अभी केवल 6 लोगों ने मतदान किया है। कौन से गांव में? ललोती 228 नरसिंहगढ़। लगभग कितने वोट डालने वाले हैं यहाँ पे? 692 टोटल वोट। 692 में से सिर्फ 6 ही डाले अभी 6 अभी तक। अच्छा, वर्तमान में वोट नहीं, मुआवजा नहीं, वोट नहीं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो नुकसान हुआ था उसमें तहसीलदार साहब के यहाँ भी हमने आवेदन लगा चुके हैं, अवगत करा दिया उनको भी। एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचे, उनको भी अवगत लिखित में दे दिया हमने। कलेक्टर साहब के यहाँ गए, कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दे दिया। शासन प्रशासन कोई भी हमारा ध्यान नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सुसनेर विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत काफी तेज हुई, लेकिन बढ़ते तापमान ने मतदाताओं को घर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह के समय कई पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस दौरान लोकतंत्र को मजबूत करने कई रोचक तस्वीरें भी सामने आई। कहीं 100 वर्ष पूरा कर चुके बुजुर्ग मतदान केंद्र पहुंचे तो कहीं पहली बार वोट डालने युवाओं की भीड़ दिखी। खासतौर पर महिलाएं भी जागरूक नजर आई। महिलाएं कुछ घंटे के लिए चूल्हा चौका छोड़कर कड़ी धूप में लंबी कतारों में लगकर प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई दी। वहीं नगरीय क्षेत्र में गोद में बच्चे को लेकर मतदान करने पहुंची 5 माह के आदि जैन को लेकर मतदान के लिए वोट पर महिला डटी रही। साथ ही मतदान केंद्र पर पंक्तिबद्ध महिला वोटर नेहा जैन ने इसका ख्याल रखा। तो वहीं दूसरी ओर ग्राम परसुलिया कला में 65 वर्षीय दिव्यांग मोहनलाल ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। मोहनलाल ने कहा कि हम दिव्यांग मतदाता भी सक्षम मतदान करते हैं। समीप ग्राम गरड़ा में क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह बापू ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 53.20% ही मतदान हुआ। 2 घंटों तक मतदाता घरों से निकलते रहे तथा सुबह 9 बजे तक 18%, सुबह 11 बजे तक 37% मतदान हो गया। इसके बाद गर्मी बढ़ने के कारण लोगों के घरों से निकलने का क्रम घटने लगा और दोपहर 1 बजे तक 53.20% मतदान हो सका। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार शाम खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में नेपानगर विधानसभा के धुलकोट क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश के विकास के लिए अब की बार 400 पार का संकल्प मतदाताओं को दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने आम जनता को संकल्प दिलाया कि 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में कमल के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में विकास की गंगा बहाना है। डबल इंजन की जो सरकार है उसको विजय बनाकर भारत देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में बैठाना है। प्रत्याशी सांसद है, फिर एक बार सांसद बनने के लिए आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। अभिनंदन करें अपने सांसद प्रत्याशी भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी का। इस मंच पर विराजमान क्षेत्र की विधायक सुश्री मंजू दादू, अभिनंदन करें जोरदार मंजू जी का। और हमारी पूर्व मंत्री धाकड़ नेत्री बहन श्रीमती अर्चना चिटनीस जी का अभिनंदन करें, आपकी पूर्व विधायक भी है। प्रसन्नता है चुनाव की इस बेला में। जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ एक बार पहले आया था और जब पहले आया था तब यहाँ कॉलेज का भूमि पूजन किया था। धूलकोट के अंदर कॉलेज का वो कॉलेज बन के तैयार हुआ है, तो मेरा अपना एक वादा पूरा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के माध्यम से। ये विकास के पैमाने, हम रहेंगे न रहेंगे, आप रहोगे न रहोगे, ये बनाई हुई इमारतें, ये विकास के स्तंभ जिनको माननीय मोदी जी कहते हैं, ये विकास के तीर्थ है, विकास के तीर्थ। हमारे देवस्थान
भगवान की दया से आध्यात्मिक यात्रा कराते हैं। जो विकास हुआ है वो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम आपके साथ आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आपने हर परिस्थिति में, भले मध्य प्रदेश में सरकार किसकी भी बनी हो, भले केंद्र में सरकार किसी की भी बनी हो, और से सबका अभिनंदन भी किया और माननीय मोदी जी के किए गए कामों के बलबूते पर, भाजपा और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों के बलबूते पर ये हमारा ठोस वोट बैंक का इलाका, मुझे पूरा भरोसा है फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।